हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और जो सेकेंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, और ये सारे के सारे जो मैंने प्रश्न दिया है ये प्रीवियस ईयर कई साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ये भाग हैं। कई साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं और मैं गारंटी दूँ तो अगले जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगला, उसमें इससे कई सारे आपके सीधे सीधे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में, और उसके अलावा कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब आपके क्लियर हो जाएंगे इन प्रश्नों को पढ़ने से। ठीक है, तो हमने जो डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, उसका ये एक तरह से छोटा छोटा मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब उसका थोड़ा निचोड़ हम कह सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताता हूं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ साथ याद भी होते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो ये प्रश्न 2020 में आ चुका है, और देखिए जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लोग लिख दोगे। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। ये 2020 में क्वेश्चन 2 मार्क में आया था। उसके अलावा यह प्रश्न कब कब आया, जैसे 2019, 2018 या फिर 2022 कब आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एग्जैक्टली मुझे मालूम है कि 2020 में आया था, क्योंकि मेरे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, प्रश्न आ जाए तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, और देखिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जर्मनी के मतलब एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में कई लोगों का नाम दे दिया जाता है, तो उसमें से ऑटो वन बिस्मार्क सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है हम लोग का सेकंड नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, चूंकि इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, और एग्जैक्टली जगह का नाम मतलब देखें हम लोग तो जलियांवाला बाग नामक जगह पे हुआ था। ये क्या था, क्यों हुआ था, इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में, किसने करवाया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने, वो तो जनरल डायर ने करवाया था, शायद आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप डिटेल में अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं लेसन वाइज, तो इन दोनों चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर देखिएगा। उसमें उसको पढ़ोगे तो इन क्वेश्चन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें ये याद हो जाएंगी वहीं पे। चलिए यहाँ भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी याद हो, आपको केवल याद करने से मतलब है, एग्जाम में अच्छा मार्क लाने से मतलब है। तो चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट चैप्टर से आपके कि फ्रेडरिक सार्यूई कौन था। तो देखिए फ्रेडरिक सार्यूई एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, क्या था, फ्रांसीसी एक चित्रकार था। और आगे हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख दिया कि जिसने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। क्योंकि कई बार आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रेडरिक सार्यूई ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई। ठीक है, तो 1848 से याद आप रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ डिटेल में बढ़ाकर लिख दिया इसका आंसर, नहीं तो फ्रेडरिक सार्यूई कौन था इसका आंसर तो यहीं तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिटेल में मैंने बढ़ाया क्योंकि कई प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेडरिक सार्यूई कौन था, तो फ्रेडरिक सार्यूई एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर है, रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में मैं थोड़ा आपको थोड़ा मतलब बता दूं ऐसे डिटेल में। ऐसे तो मैंने इसका मतलब डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो रॉलेट एक्ट को उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। देखिए क्या था कि मतलब जब मतलब अंग्रेज हम लोगों पे राज कर रहे थे, तो उस समय मतलब बहुत सारे आगे बढ़कर मतलब क्रांतिकारी आए, और अंग्रेजों की मतलब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्हीं क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ठीक है, ये अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के अनुसार क्या था कि मतलब जो अंग्रेज सैनिक थे ना, मतलब जो भी क्रांतिकारी या जिसी भी मतलब किसी भी भारतीय को, ठीक है, बिना मतलब कोर्ट केस या मुकदमा चलाए सीधे मतलब पकड़कर जेल में ले जाकर बंद कर देते थे, और वही सज़ा सुना देते थे लगभग 2 सालों की। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो इसको कैसे लिखोगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है,
कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो ऐसे लिखोगे कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए शक के आधार पर कहने से मतलब यह है, शंका के आधार पर कहने से क्या मतलब है, मतलब वो मतलब जैसे अंग्रेज सैनिक देखेंगे कि भाई ये कुछ प्लान कर रहा है, ये मतलब ये भगत सिंह है तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं भाई, कुछ हम लोग के खिलाफ बुरा करेगा, तो बस उसको पकड़ कर जेल में बंद कर देते थे भाई। अब सारा प्लान फेल हो गया भाई। देखिए क्योंकि आगे तो एक ही बंदा निकल कर ना सबसे पहले आता है। देखिए भगत सिंह का मैंने उदाहरण लिया, आप ये मत समझिए कि एग्जैक्टली भगत सिंह है, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी पहले एक निकल कर आगे आता है, कोई भी एक क्रांतिकारी, उसके पीछे पीछे काफ़ी सारे लोग जुटते जाते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था कि कानून मतलब यही कानून लाया गया था कि जो भी आगे आता है क्रांतिकारी, ठीक है, लोगों को लेकर चलता है, उस क्रांतिकारी को ही हम पकड़ कर बंद कर मतलब जेल में बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो भी मतलब आंदोलन होगा समाप्त हो जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट मतलब एक तरह से क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लाया गया कानून था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा रॉलेट एक्ट क्या था तो, ठीक है। और बाकी अगर रॉलेट एक्ट पे टिप्पणी लिखो, अगर 4 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे तो ये 2 मार्क में आता है क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था इतना, तो इतना आप आंसर लिखते हो। अगर रॉलेट एक्ट पे टिप्पणी लिखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आप कैसे लिखोगे, तो अभी जो मैंने पूरा ये मतलब इसके बारे में जो कहानियाँ बताई, ठीक है, उसको लिख दिए। जैसे इसी को यहाँ तक लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख दिए और लिख सकते हैं कि जिसके अनुसार मतलब यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके आधार पर मतलब भारतीय लोगों को 2 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। इस प्रकार जो रॉलेट एक्ट कानून था काफ़ी बुरा कानून था, ठीक है। इससे काफ़ी मतलब भारतीय लोग गुस्सा में थे और काफ़ी इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे थे। इसी तरह आप बनाकर मतलब आगे लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है, अगर 4 मार्क में आ जाता है तो, ठीक है। तो चलिए रॉलेट एक्ट के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए अगला और अंतिम क्वेश्चन 5वां कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। हालांकि ये मतलब जो आंदोलन है उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि बीच में गांधी और इरविन के बीच, अंग्रेज अधिकारी इरविन के बीच गांधी इरविन मतलब समझौता हुआ था। आप गांधी इरविन समझौता सुने होंगे, ठीक है। उस समझौते के अनुसार क्या किया गया था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। 1930 में ही प्रारंभ किया था और कुछ महीनों के बाद इसको मतलब बंद कर दिया था 1930 में ही, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के मतलब अनुसार इसको बंद कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इससे लोग काफ़ी गांधी जी से नाराज हो गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाद में चलकर गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौता हुआ होगा, तो इरविन अपने बात पे मतलब खरा नहीं उतरा, यानी एक तरह से बोले तो गांधी जी को धोखा दे दिया। तो गांधी जी ने फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में प्रारंभ कर दिया। अब 1932 में इन्होंने जब प्रारंभ किया तो लोग इनसे पहले ही गुस्साए हुए थे, ठीक है, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो ये आंदोलन उतना सफल नहीं रहा और कैसे कैसे मतलब चलते 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 जाकर फाइनली 1934 में यह मतलब आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया, ठीक है। तो ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा मैंने एक तरह से पूरा हिस्ट्री बता दिया, ठीक है। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो जो अभी मैंने जो बताया पूरा कहानी वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर 60 में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, बस इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। तो आई होप आप लोग को ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सारी वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।